हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नेविगेट इंस्टीट्यूट। स्वागत है आप सभी का हमारे एमपीजीके के प्रैक्टिस सेशन में। तो आज के सेशन में, आज के इस लेक्चर में हम मध्य प्रदेश जनरल नॉलेज यानी एमपीजीके से जुड़े हुए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। आज का हमारा यह सेशन एमपीजीके की प्रैक्टिस को पूरी तरह से डेडिकेटेड है। अलग अलग सब्जेक्ट्स, अलग अलग सेक्शन के क्वेश्चन हम आपके लिए ला रहे हैं, जिसमें अक्रॉस सब्जेक्ट्स एमपीजीके के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, द मोनोलिथ शेषशाही विष्णु आइडल इज सिचुएटेड, कहां पर यह शेषशाही विष्णु की प्रतिमा है। शेषशाही मतलब शेषनाग पे लेटे हुए, ठीक है। शेषशाही का मतलब क्या होता है? शेषनाग पर लेटे हुए। तो विष्णु की शेषनाग पर लेटे हुए विष्णु जी की मूर्ति या प्रतिमा यानी मूर्ति, जो कि मोनोलिथ है। मोनोलिथ मतलब एक ही पत्थर से बनी हुई है, एकाश्म बोलते हैं। एकाश्म मतलब एक ही चट्टान से, एक ही पत्थर से बनी हुई है। एकाश्म यानी एक ही पत्थर से बनी हुई है। एक्चुअली ये मूर्ति जो है, इसमें पत्थरों को जोड़ जोड़ के नहीं बनाया हुआ है। एक ही पत्थर चट्टान को हथौड़ी छेनी से शेप दे दे के, चिजल से उसको शेप दे दे करके बनाया हुआ है। ये कहां पर है ये आपको बताना है बेसिकली, ठीक है। तो एक ही पत्थर से बनी हुई यानी एकाश्म शेषनाग पर लेटे हुए विष्णु जी की प्रतिमा कहां पर है? ए है बांधवगढ़ फोर्ट, बी है धार फोर्ट, सी है मंदसौर फोर्ट और डी है ग्वालियर फोर्ट यानी ग्वालियर किला। बांधवगढ़ के किले में, धार के किले में, मंदसौर के किले में या ग्वालियर के किले में, कहां पर एक ही पत्थर से बनी हुई विष्णु की मूर्ति, जो कि शेषनाग पर लेटे हुए विष्णु है। कहां पर? शेषनाग पर लेटे हुए विष्णु की मूर्ति कहां है? इसको शेषशाही बोलते हैं। शेष मतलब शेषनाग और शाही मतलब शयन करते हुए। शेषशाही विष्णु, शेषशाही विष्णु। शेष मतलब शेषनाग और शाही मतलब शयन करते हुए, शेषनाग पर शयन करते हुए। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर आएगा ए फॉर आगरा, दैट इज बांधवगढ़। बांधवगढ़ के किले में ये है, बांधवगढ़ फोर्ट। बांधवगढ़ का किला जो कि उमरिया जिले में पड़ता है। बांधवगढ़ का किला जो कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? उमरिया डिस्ट्रिक्ट में। और बांधवगढ़ नेशनल पार्क के बीच में ये किला आता है। बांधवगढ़ जो राष्ट्रीय उद्यान है, बांधवगढ़ का एक हम जिसको बोलते हैं नेशनल पार्क है, उसी बांधवगढ़ नेशनल पार्क के बीच में, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान के बीच में बांधवगढ़ का किला पड़ता है। बांधवगढ़ का किला उमरिया जिले में बांधवगढ़ नेशनल पार्क के बीच में ही है। वहां पर उस किले के अंदर शेषशाही विष्णु की प्रतिमा है। शेषनाग पर लेटे हुए, आराम करते हुए, शयन करते हुए विष्णु जी की एक मूर्ति है। और वो एक ही पत्थर से बनी हुई है, एक ही चट्टान को काट काट के उसके शेप, मतलब काट के उसको शेप दिया हुआ है, ठीक है। और ये बांधवगढ़ का किला जो है, ये बघेल राज्य के एक राजा हुए हैं, उन्होंने बनवाया है। विक्रमादित्य, बघेल साम्राज्य में विक्रमादित्य जो राजा है उन्होंने बनवाया। और यहाँ पर जो नदी बहती है वो है चरण गंगा। कौन सी नदी के किनारे है ये? चरण गंगा नदी के किनारे आता है, चरण गंगा नदी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रानी गुजरी महल इज लोकेटेड, रानी गुजरी महल जो है वो कहां पर लोकेटेड है? ये आपको बताना है कि रानी गुजरी महल जो है वो कहां पर लोकेटेड है। ए ओरछा, बी ग्वालियर, सी मांडू या डी रीवा। ओरछा, मांडू, ग्वालियर या रीवा, गुजरी महल कहां पर है ये आपको बताना है। रानी गुजरी महल या रानी गुजरी महल इनमें से कहां पर है? ओरछा में, ग्वालियर में, मांडू में या रीवा में। तो द करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज ग्वालियर। गुजरी महल कहां पर है? ग्वालियर के किले के अंदर है, ग्वालियर में।
गुजरी महल ग्वालियर में है और ये ग्वालियर फोर्ट में ही बना हुआ है अंदर, ग्वालियर फोर्ट में। गुजरी महल ग्वालियर फोर्ट में बना हुआ है, ग्वालियर फोर्ट के ही अंदर ग्वालियर में। ठीक है, ये जो गुजरी महल है ये राजा मान सिंह एक हुए हैं ग्वालियर में, राजा मान सिंह तोमर। राजा मान सिंह तोमर थे, इनकी रानी थी जिसका नाम था मृगनयनी। इस मृगनयनी रानी को ही गुजरी रानी भी कहा जाता था क्योंकि ये गुजरों की लड़की थी, इसलिए इसका नाम क्या था, गुजरी रानी। और इसी के लिए राजा मान सिंह ने ग्वालियर के किले में गुजरी महल का निर्माण करवाया था। तो गुजरी महल कहाँ है, ग्वालियर के किले में है, ग्वालियर शहर में। और राजा मान सिंह तोमर की रानी मृगनयनी के लिए उन्होंने इसको बनवाया था। मृगनयनी क्योंकि गुजर कन्या थी इसलिए उसका नाम गुजरी रानी भी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच टू एरियाज वर पार्ट ऑफ मध्य प्रांत, इनमें से कौन से दो एरियाज मध्य प्रांत के हिस्से थे। एक समय पर यहां पर मध्य प्रांत बना था फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, जो कि 1950 से लेकर के 1956 तक रहा। संविधान लागू हुआ था तब देश को 4 हिस्सों में बांटा गया था और मध्य प्रदेश में एक इलाका मध्य प्रांत बना था जो उसमें से एक एरिया में आता था और 1956 में खत्म हो गया। तो मध्य प्रांत में क्या क्या था, इनमें से इंदौर एंड ग्वालियर, इंदौर एंड निमाड़, ग्वालियर एंड रीवा एंड जबलपुर एंड रीवा। इनमें से कौन से दो हिस्से मध्य प्रांत के थे। आप लोग लेट कैसे हो गए आज अंकिता महेंद्र, लेट कहां से हो गए, मैंने 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन करवा दिए, टाइम पे क्यों नहीं आते हो। अब बताओ कि इनमें से कौन से दो हिस्से मध्य प्रांत में शामिल थे। मध्य प्रांत जो है वो 1950 से लेकर के 1956 तक रहा था, जब तक स्टेट रिओर्गेनाइजेशन नहीं हुआ। 1950 से लेकर 1956 तक मध्य प्रदेश जो आज हम देखते 4 हिस्सों में बटा हुआ था। ये जो मध्य प्रदेश हम आज देखते हैं ये 4 हिस्सों में बटा हुआ था। See, Gwalior and Rewa. No, the correct answer is A. That is Indore and Gwalior. होलकरों की रियासत इंदौर, होलकरों की रियासत इंदौर और सिंधियाओं की रियासत ग्वालियर, और बीच में जो छोटी मोटी आ रही थी वो, इसको मिला करके बनाया हुआ था मध्य प्रांत। ये मध्य प्रांत का इलाका है, ये है मध्य प्रांत। उसके अलावा एक हिस्सा था जिसको कहते थे सीपी एंड बरार, सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार। तो ये एरिया जो है ये एरिया सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार में आता था, इधर तक का। ये एरिया आता था विंध्य प्रदेश में, ये विंध्य प्रदेश, जब यहाँ पे भोपाल की रियासत थी। ऐसे 4 भागों में बटा हुआ था। तो इसमें क्या क्या शामिल था मध्य प्रांत में, मध्य प्रांत में इंदौर रियासत और ग्वालियर रियासत, होलकरों की इंदौर रियासत पूरी और सिंधियाओं की ग्वालियर रियासत पूरी, ये दोनों इसमें शामिल थे। और इसकी कैपिटल 6 महीने कैपिटल इंदौर रहती थी और 6 महीने कैपिटल ग्वालियर रहती थी, ताकि झगड़ा ना हो। 6 महीने कैपिटल इंदौर, 6 महीने ग्वालियर। मध्य प्रांत में इंदौर और ग्वालियर के इलाके शामिल, मतलब इंदौर शहर नहीं, इंदौर रियासत, इंदौर प्रिंसली स्टेट। और ग्वालियर का मतलब भी ग्वालियर शहर नहीं, ग्वालियर की रियासत, जिसमें बहुत सारे इलाके। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच स्टेट शेयर्स द मैक्सिमम बाउंड्री विद एमपी, मध्य प्रदेश के साथ इनमें से किस राज्य की सीमा सबसे ज्यादा मिलती है, मतलब सबसे ज्यादा लंबी सीमा है। इनमें से किस राज्य के साथ मध्य प्रदेश की सीमा सबसे ज्यादा लंबी है, सर्वाधिक लंबी है। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़। किस राज्य के साथ मध्य प्रदेश की सर्वाधिक लंबी सीमा है। ओके, सो दैट इज बी, उत्तर प्रदेश।
सबसे लंबी बाउंड्री हमारी किसके साथ है? यूपी के साथ है। और सबसे छोटी किसके साथ है ये भी बता दो। सबसे कम, सबसे कम कौन से राज्य के साथ है हमारी बाउंड्री? सबसे कम कौन से राज्य के साथ शेयर करते हैं? गुजरात। यस, सबसे कम बाउंड्री जो है हमारी गुजरात के साथ है। और सबसे लंबी किसके साथ है? यूपी के साथ है। ओके, अगला क्वेश्चन। हु डिस्कवर्ड भीमबेटका केव्स? भीमबेटका की गुफाओं की खोज किसने की? ए एच डी सांकलिया, बी विष्णु वाकणकर, सी अरुण सोनकिया, या डी आर बी जोशी। भीमबेटका की गुफाओं को किसने खोजा था, किसने डिस्कवर किया था? ए एच डी सांकलिया, बी विष्णु वाकणकर, सी अरुण सोनकिया, या डी आर बी जोशी। किसने इनमें से भीमबेटका की गुफाओं को ढूंढ निकाला था? यस, सो द करेक्ट आंसर इज बी फॉर बॉम्बे, दैट इज विष्णु वाकणकर। विष्णु वाकणकर जो है ये आर्कियोलॉजिस्ट थे बहुत बड़े, और इन्होंने भीमबेटका की गुफाओं को खोजा था। इनको फादर ऑफ इंडियन रॉक आर्ट आर्कियोलॉजी भी कहा जाता है। फादर ऑफ इंडियन रॉक आर्ट आर्कियोलॉजी, क्योंकि यहां पर रॉक शेल्टर्स में और रॉक पेंटिंग्स मिली है। फादर ऑफ इंडियन रॉक आर्ट आर्कियोलॉजी क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो भीमबेटका की गुफाएं हैं इसमें क्या मिला है? रॉक पेंटिंग्स मिली है, रॉक शेल्टर्स एंड रॉक पेंटिंग्स। और इनको किसने खोजा था? विष्णु वाकणकर ने। भीमबेटका की गुफाएं जो है वो रायसेन जिले में आती हैं। काय में आती है? रायसेन जिले में आती है। और ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। और इसको किसने 2003 में इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया हुआ है। जो कितने सारे क्वेश्चन बन गए। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ है? रायसेन जिले में है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट है? हाँ है। किस सन में बनी है? 2003 में डिक्लेयर हुई है। इसको किसने खोजा? विष्णु वाकणकर ने खोजा। विष्णु वाकणकर को और किस नाम से जाना जाता है? फादर ऑफ इंडियन रॉक आर्ट आर्कियोलॉजी के नाम से जाना जाता है ना। भीमबेटका में किस लिए मशहूर है? अपनी रॉक पेंटिंग्स के लिए मशहूर है। भीमबेटका में कुल 500 गुफाएं हैं। 500 मतलब रॉक शेल्टर्स है। इन 500 रॉक शेल्टर्स में से 5 रॉक शेल्टर जो है वो पैलियोलिथिक एज के हैं, और बाकी जो है वो मेसोलिथिक एज के हैं। 5 जो है पैलियोलिथिक एज के हैं, बाकी मेसोलिथिक एज के हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच एरिया इज रिलेटेड टू कारुश प्रदेश और करुश डिनेस्टी? कारुश या करुश कुछ भी बोल सकते हैं। कौन सा क्षेत्र जो है वो कारुश प्रदेश या कारुश साम्राज्य के नाम से या कारुश वंश के नाम से जाना जाता है? साम्राज्य तो नहीं, वंश। कारुश वंश और कारुश प्रदेश के नाम से कौन सा इलाका फेमस या जाना जाता है? बुंदेलखंड, बघेलखंड, मालवा या निमाड़? बुंदेलखंड, बघेलखंड, मालवा या निमाड़? कौन सा एरिया कारुश प्रदेश के नाम से जाना जाता है? किस प्रदेश को या किस इलाके को पहले कारुश देश कहा जाता था? या किस एरिया के वंश को कारुश वंश कहा जाता था, ये आपको बता रहे। तो द आंसर इज बी, बघेलखंड। क्या आ जाएगा? बघेलखंड। वैदिक साहित्य में और बाद में पुराणों में भी इस बात का जिक्र मिलता है। वैदिक साहित्य में और बाद में पुराणों में भी इस बात का जिक्र मिलता है कि वैवस्वत मनु जो कि दुनिया का पहला मनुष्य था, इसके 10 पुत्र थे, और इन्हीं पुत्रों में से एक कौन था? करुष था। और इसी करुष ने बघेलखंड के एरिया को जीत करके वहां पर करुष देश या करुष वंश की स्थापना की थी, ऐसा माना जाता है। ये वैदिक साहित्य और पुराणों में ऐसा जिक्र मिलता है कि वैवस्वत मनु जो कि दुनिया का पहला मनुष्य है, उसके 10 पुत्र थे, और उन 10 में से एक था करुष। और उसी करुष ने बघेलखंड के एरिया को जीत के वहां पर कारुष देश की स्थापना या कारुष वंश की स्थापना की। अगला क्वेश्चन। Which of the largest temple, which is the largest temple among खजुराहो टेम्पल? खजुराहो में जितने भी मंदिर है उनमें सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? सबसे विशाल मंदिर? ए कंदरिया महादेव, बी लक्ष्मण मंदिर, सी 64 योगिनी मंदिर,
और डी दूल्हा देव मंदिर। सबसे विशाल मंदिर खजुराहो के मंदिरों में कौन सा है? खजुराहो के मंदिरों में सबसे विशाल मंदिर कौन सा है? ए कंदरिया महादेव, बी लक्ष्मण, सी 64 योगिनी, या डी धूला देव मंदिर? बताइए जल्दी से। सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? सो द करेक्ट आंसर इज ए कंदरिया महादेव। कंदरिया महादेव जो है वो सबसे बड़ा मंदिर है। कंदरिया महादेव मंदिर ये लार्जेस्ट मंदिर है, सबसे बड़ा मंदिर है उन सारे मंदिरों में। तो वहां पर खजुराहो में करीब 85 के करीब मंदिर बने थे, जिनमें से अब अच्छी हालत में 30 है, बाकी सब टूट फूट गए हैं। बाकी सारे टूट फूट गए हैं, उनके रूइंस बचे हैं, खंडहर बचे हैं। तो टोटल 85 मंदिर थे, जिनमें से 30 की हालत ठीक है, बाकी जो है खंडहर में तब्दील हो गए हैं। ये जो मंदिर है खजुराहो के, ये आते हैं छतरपुर जिले में। किस जिले में आते हैं? छतरपुर जिले में आते हैं। और इन्हें चंदेल शासकों के द्वारा बनवाया गया था। चंदेल राजाओं के द्वारा, चंदेल शासकों के द्वारा इनको बनवाया गया था। और ये मंदिर किसी एक राजा ने नहीं बनवाए, लगातार राजा बदलते जाते हैं और मंदिर बनते जाते हैं। अलग अलग राजाओं ने अलग अलग मंदिर बनवाए। अगला, और ये अपने इरोटिक डिपिक्शन के लिए फेमस है। जिस तरह की मूर्तियां इसमें बनाई गई है, उसके लिए इरोटिक डिपिक्शन के लिए ये फेमस है। अगला क्वेश्चन है, हबीब तनवीर इज रिलेटेड टू? हबीब तनवीर, यस, 1886 में इसको यूनेस्को मिला और 1889 में सांची को मिला, 89 में। 86 में खजुराहो को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया। एमपी में फर्स्ट इन एमपी। मध्य प्रदेश में जो पहली साइट जिसको यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज घोषित किया गया, वो खजुराहो के मंदिर थे 1986 में, एज अर्ली एज 1986। उसके बाद दूसरा बना आपका सांची का स्तूप 1989 में, और फिर 2003 में भीमबेटका की गुफा। आपको ये बताना है कि हबीब तनवीर किस फील्ड से रिलेटेड बंदे रहे हैं? स्कल्पचर, क्लासिकल म्यूजिक, ड्रामा और थिएटर या लिटरेचर? हबीब तनवीर का संबंध इनमें से किस क्षेत्र के साथ है? मूर्तिकला? हबीब तनवीर का संबंध इनमें से किस फील्ड में है? मूर्तिकला, शास्त्रीय संगीत? हबीब तनवीर कौन से क्षेत्र से है? मूर्तिकला, शास्त्रीय संगीत, नाटक या रंगमंच जिसको बोलते हैं, नाटक या रंगमंच, या साहित्य? तो द करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज ड्रामा या थिएटर, कुछ भी बोल सकते हो, ड्रामा या थिएटर। ये बहुत बड़े रंगकर्मी थे। हबीब तनवीर जो है बहुत बड़े थिएटर आर्टिस्ट थे और इनका थिएटर की दुनिया में बड़ा नाम है। बहुत ही बड़े, मतलब बहुत ही अच्छे थिएटर आर्टिस्ट इनको माना जाता है। बहुत ही बड़े रंगकर्मी ये थे, थिएटर आर्टिस्ट थे। ठीक है, तो हबीब तनवीर जो है वो थिएटर आर्टिस्ट है। अगला, वेयर इज पीताम्बरा पीठ लोकेटेड? पीताम्बरा पीठ कहां पे है? ओरछा, दतिया, सतना या रीवा? पीताम्बरा पीठ इनमें से कहां पर है? ओरछा में, दतिया में, सतना में या रीवा में? ओरछा में, दतिया में, सतना में या रीवा में? ओके, सो द करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज दतिया। दतिया में। कहां पर है? दतिया में है। ये जो है शक्तिपीठ है, देवी देवी को समर्पित है, फीमेल डेटी को, और शक्तिपीठ है जो दतिया में है, देवी को समर्पित है। अगला, विच डिस्ट्रिक्ट हैज द लार्जेस्ट इंटर स्टेट बाउंड्री? ये बताओ तो जाने। कौन सा स्टेट है
जिसकी इंटर स्टेट बाउंड्री लार्जेस्ट है। इसका मतलब क्या होता है, पहले आप ये समझो, हमारा कौन सा ऐसा जिला है, हमारा कौन सा ऐसा जिला है जो सबसे ज्यादा, या जिसकी जो मतलब जिसकी जो बाउंड्री है वो विदेश मतलब किसी दूसरे राज्य को सबसे ज्यादा लगती है, सबसे ज्यादा लंबी सीमा है किसी राज्य के साथ। तो ए है मंदसौर, बी बुरहानपुर, सी छिंदवाड़ा या डी अलीराजपुर। मतलब सबसे लंबी अंतरराज्यीय सीमा, सबसे लंबी, सबसे लंबी अंतरराज्यीय सीमा। आप इसका मतलब समझ पाए? इसका मतलब ये होता है कि किसी भी विदेशी, विदेश बोल रहा हूं, किसी भी दूसरे राज्य के साथ सबसे लंबी सीमा, किसी भी दूसरे राज्य के साथ सबसे लंबी सीमा, किसी भी दूसरे राज्य के साथ सबसे ज्यादा लंबी सीमा, सबसे लंबी सीमा किसकी है? मंदसौर, बुरहानपुर, छिंदवाड़ा या अलीराजपुर। ये आप लोग बता दो तो मैं आपको मानूं कि हाँ आप लोग हो। पीयूष इतनी लेट काय में हो गए? सबसे लंबी इंटरस्टेट बाउंड्री किसकी है? सबसे लंबी अंतरराज्यीय सीमा किसकी है? ओके, अब इसको आप बाद में देख लेना, बहुत सारे क्वेश्चन तो हो ही गए हैं। छिंदवाड़ा नहीं, आप लोग सब गलत बता रहे हो। मंदसौर, सबसे लंबी जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है वो मंदसौर। मंदसौर तीन तरफ से राजस्थान से घिरा हुआ है, लंबाई में इसकी अंतरराज्यीय सीमा सबसे ज्यादा है। मैं आपको यहां बना के बताऊं तो आप जानो, ये तो ग्वालियर है, ये यहां पे मंदसौर आता है, ये तीनों तरफ से राजस्थान से घिरा हुआ है। अगर आप मैप देखो, आप मैप देखो तो आप पाओगे कि मंदसौर जो है वो तीनों तरफ से राजस्थान से घिरा हुआ है। सबसे लंबी अंतरराज्यीय सीमा या इंटरस्टेट बाउंड्री मंदसौर की। ये क्वेश्चन आया गया, पूछा गया है, ये क्वेश्चन जो है ये पूछा गया है। ये मंदसौर है, ये इधर तीनों तरफ से किससे घिरा हुआ है? राजस्थान से। सबसे लंबी इंटरस्टेट बाउंड्री इसी की। तो आंसर क्या आ जाएगा? ए, मंदसौर। और ये तीनों तरफ से राजस्थान से घिरा हुआ है। अगला, मालती माधव इज रिटन बाय। मालती माधव किसकी रचना है? मालती माधव कौन से कवि की रचना है? भवभूति, कालिदास, अश्वघोष या हर्ष? भवभूति, कालिदास, अश्वघोष या हर्ष? रचना का नाम क्या है? मालती माधव। यस, तो द करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज भवभूति। मालती माधव भवभूति की लिखी हुई रचना है। और ये जो मालती माधव है, इससे हमें कौन से वंश की जानकारी मिलती है? नाग वंश की। इसमें नाग वंश के राजाओं का जिक्र है, नाग डिनेस्टी या नागा डिनेस्टी। इससे हमको नाग वंश के राजाओं के बारे में जानकारी मिलती है, नागा डिनेस्टी के बारे में। इसी में नागवंश में एक राजा होता है जिसका नाम है भीमनाग, उसके बारे में ज्यादा इसमें जानकारी मिलती है। तो भवभूति का रचना है मालती माधव, और मालती माधव में नागवंश के बारे में जानकारी मिलती है, जिसमें भी खास तौर पे भीमनाग नाम का राजा होता है, वृषनाथ के बाद आता है, उसकी जानकारी मिलती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच प्लेस वॉज नोन एज पद्मावती और पवाया इन एंशियंट टाइम? इनमें से कौन सी जगह को पुराने समय में पद्मावती या पवाया भी कहा जाता था? ए पन्ना, बी बालाघाट, सी ग्वालियर या डी बांधवगढ़? ये बताइए कौन से एरिया को? हाँ, पी फॉर पन्ना, पी फॉर पवाया, ऐसा लॉजिक लगाओगे और क्या करोगे?
आप लोग सब पी फॉर पवाया और पी फॉर पन्ना लगा रहे हो, पी फॉर पद्मावती, और ये लॉजिक जो है वो सही है, ये नहीं है। नहीं, इस तरीके के अनर्गल लॉजिक लगाने से सही हो ही जाएगा। इनमें से कौन, इसीलिए तो पन्ना दिया है मैंने, कि मुझे पता था कि आप लोग छूटते ही पन्ना लगाओगे, ये सोच के कि पी फॉर पद्मावती, पी फॉर पवाया, पी फॉर पन्ना। आपके इस हिसाब से तो कभी भी अवंती उज्जैन हो ही नहीं सकता, इस लॉजिक से तो, इस लॉजिक से तो अवंती कभी भी उज्जैन नहीं हो सकता, कभी भी वत्स ग्वालियर नहीं हो सकता, कभी भी अनलपुर शिवपुरी नहीं हो सकता, कभी भी आ, अनूप जो निमार नहीं हो सकता, कभी भी दशाण विदिशा नहीं हो सकता, कभी भी तुंडीकर दमोह नहीं हो सकता, क्योंकि तो सब अलग अलग लेटर है। तुंडीकर दमोह एकदम अलग, दशाण विदिशा एकदम अलग। डी बांधवगढ़ नो। अब आपको लग रहा है कि बाकी तीन जो है वो जिले हैं, और बांधवगढ़ क्योंकि जिला नहीं है इसलिए ये हो सकता है। अब आपका लॉजिक वहां घुस रहा होगा कि भाई यहाँ अगर बांधवगढ़ नहीं होता आंसर तो यहाँ भी कोई जिला दे दिया जाता। अब जिला नहीं दिया है मतलब बांधवगढ़ ही सही होगा। ये लॉजिक लगा रहे हो ना कि बाकी तीन जिले हैं और चौथा जिला नहीं है, मतलब यही आंसर होगा, नहीं तो यहाँ भी जिला दिया जाता। यही रीजनिंग काम कर रही है क्या? आपका आंसर जो है वो सही है, सी ग्वालियर। ग्वालियर, ग्वालियर को नागवंश, अभी मैंने आपको बताया उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। नागवंश जो है वो मथुरा का वंश है। नागवंश कहाँ का है? मूलतः नेटिव है ये मथुरा का। नागवंश मूलतः मथुरा का वंश है, लेकिन जब कुषाणों का पतन होता है वासुदेव के बाद, कुषाणों के पतन के बाद ये नागवंश जो है एमपी पे अधिकार कर लेते हैं, और इनकी एक ब्रांच हमको मध्य प्रदेश में देखने को मिलती है। वैसे इनकी राजधानी मथुरा है, अखिल भारतीय साम्राज्य की राजधानी क्या है? मथुरा है। लेकिन एमपी में जब ये कब्जा करते हैं तो एमपी प्रोविंस में या एमपी के हिस्से में अपनी लोकल कैपिटल बनाते हैं विदिशा को। लेकिन विदिशा को कैपिटल बना तो लेता है, वृषनाथ नाम का एक आदमी रहता है जो कि राजा है, वो बना लेता है। लेकिन इसके बाद एक राजा होता है भीमनाग। भीमनाग को लगता है कि जो विदिशा है ये मेरे घर से काफी दूर पड़ती है, मेरा घर तो मथुरा में है और मथुरा से काफी दूर पड़ती है, तो वो राजधानी वापस विदिशा से कहा ले जाता है? पद्मावती या पवाया ले जाता है। वापस नहीं मतलब पहली बार, और पद्मावती या पवाया का मतलब ग्वालियर है। भीमनाग जो है राजधानी कहाँ ले जाता है? विदिशा से पवाया या पद्मावती ले जाता है, जो कि ग्वालियर माना जाता है। ये मालती माधव में ही ये जिक्र है। मालती माधव में बताया है कि भीमनाग अपनी राजधानी विदिशा से अपने घर के नजदीक पवाया या पद्मावती में लाता है, जो कि आज का ग्वालियर। ठीक है, अगला क्वेश्चन। हेलियोडोरस, अ ग्रीक एम्बेसडर, वाज प्रेजेंट इन द कोर्ट ऑफ। हेलियोडोरस जो कि एक यूनानी राजदूत था, हेलियोडोरस जो कि एक यूनानी राजदूत था यानी ग्रीक राजदूत था, यानी कि ग्रीक राजदूत था, किसके दरबार में था? अशोक, भागभद्र, पुष्यमित्र शुंग या अग्निमित्र? किसके दरबार में हेलियोडोरस रहता था, जो कि एक ग्रीक एम्बेसडर या ग्रीक राजदूत या यवन राजदूत था? ग्रीक या यवन दोनों बोल सकते हैं, राजदूत था। कौन? हेलियोडोरस। ये इनमें से कौन से राजा के दरबार या कौन से राजा के कोर्ट में था? ए अशोक, बी भागभद्र, सी पुष्यमित्र शुंग और डी अग्निमित्र? अंकुर कहां चले गए थे? इतनी लेट क्यों आए अंकुर? अब तो खत्म ही होने में आ गया सेशन। ये बताओ यार, ये तो आसान क्वेश्चन है, कितनी बार आया है? कई कई बार ये आता है। हेलियोडोरस का गरुड़ स्तंभ प्रसिद्ध है। हेलियोडोरस का गरुड़ स्तंभ कहां पर मिला है और किसके दरबार में था हेलियोडोरस? गरुड़ पिलर ऑफ हेलियोडोरस सबसे फेमस चीज है, हेलियोडोरस का गरुड़ स्तंभ, गरुड़ पिलर ऑफ हेलियोडोरस। नहीं पता आप लोगों को? इसका आइडिया नहीं है? अंकुर, पीयूष? नहीं, अशोक नहीं है, अशोक के दरबार में नहीं आया।
और कोई सर भूल गए। अच्छा, ये भागभद्र, काशीपुत्र भागभद्र एक राजा हुआ है, काशीपुत्र भागभद्र। काशीपुत्र भागभद्र के दरबार में हेलियोडोरस जो है वो रहता था, राजदूत था हेलियोडोरस। ये यूनानी राजदूत है, ग्रीक एम्बेसडर है जो यहाँ रहता है, क्योंकि उस समय ग्रीस के साथ हमारे बायलेटरल टाइज है, कमर्शियल टाइज है, ट्रेड टाइज है, बिजनेस टाइज है, इसलिए एक राजदूत नियुक्त किया गया है। ये काशीपुत्र भागभद्र है, ये शुंग राजा है, इसकी राजधानी है विदिशा। इसकी राजधानी क्या है? विदिशा। और ये शुंग वंश का राजा है। पुष्यमित्र, शुंग, मालविका, अग्निमित्रम उसी क्रम में आगे आता है। ये शुंग वंश का राजा है। आगे, मुकुंदपुर व्हाइट टाइगर सफारी इज लोकेटेड। मुकुंदपुर व्हाइट टाइगर सफारी कहाँ है? सतना, रीवा, सिंगरौली, सीधी। सतना, रीवा, सिंगरौली या सीधी। मुकुंदपुर व्हाइट टाइगर सफारी कहां पर है आपको बताना है। हाँ, मुझे पता था सब के सब रीवा बोलेंगे, ये बात मुझे पता थी, क्योंकि आप लोग सोचना या पढ़ना नहीं चाहते, गैस करना चाहते हो, और गैस से सवाल सही होने के चांसेस रहते भी है और गलत होने के भी रहते हैं। एन, एन क्या है? बी, रीवा। रीवा है ये नहीं, अब रीवा नहीं है तो आप सतना बोल दोगे। गैस से आंसर हमेशा सही। मुझे पता था कि आप लोग सब इसका रीवा बताओगे, क्योंकि व्हाइट टाइगर रीवा के लिए फेमस, मतलब रीवा व्हाइट टाइगर के लिए फेमस है। अब जैसे ही व्हाइट टाइगर का नाम आया, आंख मीच के लगा दो रीवा, क्योंकि रीवा फेमस है व्हाइट टाइगर के लिए। लेकिन ये जो सफारी है मुकुंदरी, अभी खुली 2016 में, नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया था। मुकुंदपुर व्हाइट टाइगर सफारी वो रीवा जिले में है, ये नहीं है, वो है सतना जिले में। सतना जिले में है, रीवा जिले में नहीं है, सतना जिले में है। और ये 2016 में इसको शुरू किया गया था। अभी ये जो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, इन्हीं के पहले प्रधानमंत्रित्व काल में, जो पहला प्रधानमंत्रित्व काल था 14 से 19, उसमें ये शुरू हुई। और ये सतना जिले में, ये अभी जेल प्रहरी या किसी एग्जाम में आया था, मैं आपको सही बताता हूँ। एमपी में ही जेल प्रहरी या फिर वन रक्षक कोई एग्जाम हुई थी, अभी 2-3 महीने पहले की ही बात है, तो उसमें ये पूछा गया था, और रीवा ऑप्शन में था, तो सारे बच्चे आंख मीच के रीवा में आ रहा है, जबकि ये सतना जिले में आता है। इसका विधान, ये आपका लोकसभा क्षेत्र रीवा पड़ता है, पर जिला सतना है, तो जिला सतना में ये आता है। ओके, चलो ठीक है। तो आज की चर्चा को, आज के क्वेश्चंस को आज हम खत्म करते हैं। आप लोग जो लेट आए हो, अब वीडियो को बाद में देखना, बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैंने डील किए हुए हैं। तो अब हम अगली बार जब मिलेंगे तो एमपीजीके के क्वेश्चंस को हल करेंगे। सॉरी, स्किल डेवलपमेंट, एमपीजीके तो आज हो गया, तो स्किल डेवलपमेंट के क्वेश्चंस को हम लोग हल करेंगे। जो लोग लेट आए हैं वो लोग देख लेना वीडियो। अब अगली क्लास में आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।